हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 23 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। और इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। तो इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, जी हाँ, इमैनुअल मैक्रन। ही विल बी द चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे कमिंग नेक्स्ट ईयर। ये हमारा 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, French President Emmanuel Macron will visit India as chief guest for the 75th Republic Day celebrations, days after it became clear that US President will be unavailable। क्योंकि US President unavailable है, फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट आएंगे। एंड दिस इज़ द 6th टाइम, ये छठी बार है कि फ्रांस के लीडर को चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच के रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी पहले से है हमारे। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इन 1948 दे हैव एंजॉयड 75 ईयर्स ऑफ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस। हमारे काफ़ी क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं फ्रांस के साथ। 1998 में हमने इस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया, और उसकी बात करें तो हमें उससे 25 साल हो चुके हैं अभी तक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किए हुए। और हमारे बहुत सारे कुछ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स भी हैं इनके साथ। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर जो एरिया है उसमें भी हम कोऑपरेट करते हैं, उसमें भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हमारी इकॉनमी की बात करें, अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो वो है हमारे बीच $13.4 बिलियन के अराउंड। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच। इतना ही नहीं, जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उसमें। तो उसमें भी हमारा साथ में इंडिया और फ्रांस ने एक अलायंस स्टार्ट किया था 2015 में 2015 में, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ वो कितने डीप हैं। ऑलराइट, इतना था इसमें। नेक्स्ट आता है रेयर अर्थ से रिलेटेड न्यूज़। अभी क्या हुआ कि जो चाइना है वो, आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोसेसर है रेयर अर्थ्स का। इट्स द वर्ल्ड टॉप प्रोसेसर ऑफ रेयर अर्थ। और उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने की और स्ट्रैटेजिक मेटल्स को सेपरेट करने की, उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज जैसे यूएस, जापान हो गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम से कम रखें, तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने अपना ये वाला डिसीजन लिया है। एज इट ओवरहोल्ड अ लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डीम्ड की टू नेशनल सिक्योरिटी। उन्हें लगता है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इट केम एज अ रिस्पॉन्स टू एफर्ट्स बाय कंट्रीज लाइक द यूएस एंड जापान टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। इसके बाद अगर रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये एक पूरा सेट होता है 17 केमिकल एलिमेंट्स का हमारे पीरियोडिक टेबल में। इसमें 15 लैंथेनाइट्स होते हैं, स्कैंडियम होता है, इट्रियम होता है। ठीक है, और इनके कलर रेंज करते हैं फ्रॉम शाइनी सिल्वर टू आयरन ग्रे। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं और यूजुअली रिएक्टिव होते हैं। चाइना के इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। रेयर अर्थ की बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। उसके बाद आता है ब्राज़ील और फिर वियतनाम। क्योंकि अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें इसका काफ़ी यूज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इट्स एप्लीकेशन रेंजेस फ्रॉम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मिलिट्री में भी इसके यूजेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि यही आने वाले टाइम का जो है आने वाले टाइम में डोमिनेट करेगा।
तो उसमें भी ये इनका इस्तेमाल होता है। विंड टर्बाइंस हो गए, ड्रोन्स वगैरह हो गए, तो देख सकते हैं कि इन सभी टेक्नोलॉजीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। अब ऐसा नहीं है इसमें रेयर लिखा है तो इसका मतलब कि बहुत रेयरली मिलता है, इनकी कोई शॉर्टेज है नहीं वैसे हमारी अर्थ पे, लेकिन क्योंकि इनका एक्सट्रैक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसलिए इनको रेयर अर्थ बोलते हैं। इट रिक्वायर्स हाई स्किल एंड इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड देर आर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ टू। हालांकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है इन्हें एक्सट्रैक्ट करना और इसका यूज़ करना, और इसके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी थोड़े बताए जाते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करने में काफ़ी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है। तो ये सारे इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब आते हैं PM डिवाइन स्कीम के ऊपर। ये स्कीम लाई गई थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हर्डल्स आ रही थी। So regarding the hurdles in the implementation of the projects under the PM Divine Scheme, इसके फुल फॉर्म है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। कैसे कैसे हर्डल्स आ रहे थे, जैसे कि अप्रूवल जल्दी टाइम पे नहीं मिल रहे थे, देवर डिले इन अप्रूवल्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, हम सब जानते हैं मणिपुर में अभी कितना वायलेंस हुआ था। तो उन सब कारणों के चलते इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े हर्डल्स आ रहे थे। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें पूरा फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट देती है, केंद्र की सरकार देती है पूरा पैसा, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और क्यों लाया गया था? ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जा सके कॉम्प्रिहेंसिवली, जल्द से जल्द। सो डिज़ाइन फॉर द रैपिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। कैसे डेवलपमेंट? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके, बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी फंड करके। इसके अलावा इट ऑल्सो एम्स टू फिल द सेक्टोरल गैप्स विदाउट रिप्लेसिंग द करंट सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। जो सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स हैं वहाँ पे उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, और जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में गैप है वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं पीछे छूटे हुए हैं, तो इन स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके उन्हें डेवलपमेंट में और आगे लाना है। सो ये इस स्कीम का मेन एम है। अब आते हैं पालना स्कीम के ऊपर। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो यूनियन वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि दे एम टू इस्टेब्लिश 17,000 क्रैशेस इन आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। अब जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि वुमेन भी काफ़ी जो है लेबर फोर्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बच्चों की और बाकी फैमिली की। तो ऐसे में उनका जॉब कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए एक क्रैश फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप बच्चों को छोड़ सकते हैं और वहाँ पे उनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सकता है। तो दिन में जितने टाइम आप काम कर रहे हैं वहाँ उतने टाइम बच्चे को वहाँ पे थोड़ी देर रख सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि हम इतने सारे क्रैशेस जो है क्रैश सिस्टम लाएंगे थ्रू आउट द कंट्री, ताकि वुमेन को भी इनकरेजमेंट मिले कि भाई आप जो है लेबर फोर्स का पार्ट बनिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बेसिकली पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये पालना स्कीम का ही हिस्सा है बेसिकली। पालना स्कीम, इसके नाम में समझ में आ रहा है पालना क्यों बोल रहे हैं कि भाई बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें फंडिंग देती है, दोनों से पैसा आता है। और एक मिशन शक्ति जो है जिसमें ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, उसमें एक सब कॉम्पोनेंट है सामर्थ्य, उसी का ये हिस्सा है पालना स्कीम भी। ठीक है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है मोस्टली। और जैसा कि मैंने बताया, अ क्रैश इज़ अ फैसिलिटी विच अनेबल्स पेरेंट्स टू लीव देयर चिल्ड्रन वाइल दे आर एट वर्क। जितने टाइम वो काम पे हैं उतने टाइम बच्चे को वहाँ पे
रख सकते हैं, वेयर चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। वहाँ पे इस तरह से उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो, हेल्थ स्टेटस जो है बच्चों का वो इम्प्रूव हो। इसमें विमेन पार्टिसिपेशन को भी इस स्कीम से एनकरेज किया जाएगा, क्योंकि एक बार उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं तो विमेन बिना किसी टेंशन के जो है अपने काम पे जा सकती हैं। और इस स्कीम में बेसिकली 2 टाइप के क्रैश पे फोकस किया गया है। एक तो आंगनवाड़ी कम क्रैश स्कीम, एक तो आंगनवाड़ी कम क्रैश और एक स्टैंड अलोन क्रैश। जो आंगनवाड़ी कम क्रैश है उसमें कंबाइन करते हैं एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सर्विसेज को विद डेडिकेटेड क्रैश फैसिलिटीज़, और स्टैंड अलोन अलग से बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें फोकस होता है बच्चों का 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों का, ओके, चाहे वर्किंग वुमेन रूरल एरियाज़ में हो या अर्बन एरियाज़ में, एंड हु आर एम्प्लॉयड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज इन अ मंथ या फिर 6 मंथ्स इन अ ईयर। तो 1 साल में 6 मंथ एम्प्लॉयड हो या फिर 1 महीने में 15 दिन। तो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।